हाँ प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है परसेंटाइल बूस्टर। देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। एक एक दिन करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। अब आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने नंबर को बढ़ाएं और उसमें क्या क्या चीजें ऐड करें। जैसे आप एक फार्मूला सीट बना लो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, है ना, और उन सबको डेली रिवाइज करो। नेम रिएक्शन की सीट बना लो, नेम रिएक्शन डेली रिवाइज करो। ऑक्सीडेशन नंबर की सीट बना लो, ऑक्सीडेशन नंबर डेली रिवाइज करो। रिड्यूसिंग एजेंट की सीट बना लो, रिड्यूसिंग एजेंट डेली रिवाइज करो। और ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सिक्वेंशियल क्वेश्चन को करो। ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, डी से ई बनता है, सिक्वेंशियल क्वेश्चन। क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में सिक्वेंशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर आरएमजीएक्स गिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, या फिर एसिड बेस रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। यही 4-5 रिएक्शन यूज होती है। आप चेक कर लो, क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा होगा, एसिड बेस रिएक्शन यूज हो रही होगी, गिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा होगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा होगा, या एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा होगा। यही 6-7 रिएक्शन यूज होती हैं। तो पहले इन 6-7 रिएक्शन के बारे में डिटेल पढ़ लो और फिर सिक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंस वाली रिएक्शन के आप कम से कम 50-100 क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरह के ऑर्गेनिक में होते हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जैसे सरफेस केमिस्ट्री है उसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री से जो कुछ भी आएगा डिट्टो एनसीईआरटी से आएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही छपा होगा, उसको रिवाइज कर लीजिए। तो कुछ चीजें आप अपनी तरफ से करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास में क्या करना है देखो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट किया जाए आज का प्रोग्राम। चलो देखो जरा, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो क्या है। कहा गया टू सोल्यूशन ए एंड बी, दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन हमारे पास बी है। ईच 100 ml, ये 100 ml का है और ये भी 100 ml का है। दोनों ही सोल्यूशन 100 ml के। बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम NaOH, इसमें 4 ग्राम NaOH है और इसमें 9.8 ग्राम H2SO4 है। ऐसे इन वाटर रिस्पेक्टिवली द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। देखो किसके मिक्स होने से क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए। बाय मिक्सिंग 40 ml ये और 10 ml ये। आप कितना मिक्स कर रहे हो, 40 ml ये मिक्स कर रहे हो प्लस 10 ml ये मिक्स कर रहे हो, और इससे जो सॉल्यूशन बनना है इसका पीएच निकाल रहे हो, इसका पीएच आप निकाल रहे हो। ये देखो कि इसका पीएच बताओ कैसे बनेगा, क्या आएगा। तो गौर से देखो यार, पीएच बनाने के लिए हमें पता चलना चाहिए सॉल्यूशन कैसा है। यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन है 7 हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक का पीएच लगाओगे, तो पहले ये तो पता चले। तो देखो NaOH और H2SO4 मिल रहे हैं, तो NaOH और H2SO4 मिलेंगे तो ये रिएक्शन होगी HNOHN वाटर, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं होगा, बफर का केस नहीं होगा। अब HN कितने हैं तो गौर सुनना, पहले इसका कंसंट्रेशन निकालो, क्योंकि वॉल्यूम तो दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको HN के मोल लिखने हैं, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, इसका वेट मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये देखो तो ये कितना आ गया 1/10, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/10, और ये ऊपर चला जाएगा, है ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये आ रहा है 1, तो ये 1 मोलर है सॉल्यूशन। अब इसका भी कंसंट्रेशन निकालो, वेट ये आ गया मोल अपॉन लीटर, तो ये बना जाके ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये, कट गए ऐसे।
ये 0 लगाया, ये आ गया, ये भी कट गया, इसका भी कंसंट्रेशन आया 1, इसका भी कंसंट्रेशन कितना है 1। इस तरह से ये बात आई। अब इस चीज को आगे बढ़ा लेते हैं। देखो अब ये आया है NaOH, ये आया है H2SO4, तो NaOH में एक OH है, तो इसमें M इंटू V करो तो मोल आ गए, तो M इंटू V किया। देखो गौर सुनिएगा, M इंटू V करने से मोल आता है ना, ध्यान है ना सबको फार्मूला। अरे इक्वल टू मोल इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैल्यूम। वैल्यूम किसमें होना चाहिए? अरे दोस्त वैल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। यदि वैल्यूम लीटर में है तो मोलरिटी इंटू वैल्यूम का मल्टीप्लाई करने से मोल आता है। अब मोलरिटी किसकी है? NaOH की। वैल्यूम किसका है? NaOH सॉल्यूशन का। तो मोल किसके आएंगे? NaOH के आएंगे। और हमें किसके मोल चाहिए? OH आयन के। तो जितने मोल NaOH के उतने ही मोल OH आयन के। तो ये आ गए 4 इंटू 10 की पावर -2। अब ये आ जाओ, M इंटू V किया लीटर, ये किसके मोल आए? H2SO4 के। रखना किसके हैं? H आयन के। तो H2SO4 के मोल आए हैं, तो इसमें H आयन के मोल कितने होंगे? 2 का मल्टीप्लाई करो ऐसे, 2 का मल्टीप्लाई करो ऐसे। अब H आयन आ गए, H आयन को यहां रख दो। अब इसको सॉल्व करो तो यार 1:1 की रिएक्शन है, ये 0 हो गया। और 4 इंटू 10 की पावर -2 से 2 इंटू 10 की पावर -2 चला गया, तो बचा 2 इंटू 10 की पावर -2। ये देखो, अब आपको क्या चाहिए? OH आयन कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है, एसिड तो पूरा खत्म हो गया है, तो सोल्यूशन कैसा है? बेसिक। तो सोल्यूशन यदि बेसिक है तो क्या निकलेगा? POH। पहला ही क्वेश्चन मस्त है, टफ है, पहला ही क्वेश्चन अच्छा खासा है, मतलब इजी क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन बना है, टफ क्वेश्चन है। तो पहला ही सॉल्यूशन बेसिक हुआ, सॉरी पहला ही सॉल्यूशन नहीं, पहला ही क्वेश्चन टफ है। तो सॉल्यूशन कैसा हुआ? बेसिक। क्यों? क्योंकि बेस बच रहा है। अब बेस बच रहा है तो पहले मैं हमेशा बताता हूं कि यदि सॉल्यूशन बेसिक है और उसका पीएच पूछा जाए तो पहले पीओएच निकाला करो। क्वेश्चन में एरर के चांसेस नहीं होते, गलत कभी नहीं होगा। क्या ध्यान रखना, यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? OH आयन कंसंट्रेशन निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे? OH आयन कंसंट्रेशन, और फिर POH निकालोगे, फिर pH निकालोगे। अब देखो OH आयन कंसंट्रेशन बनाओ, ये तो मोल था, मोल अपॉन वैल्यूम। 40 ml इसका, 10 ml इसका, तो कितना हुआ? 50 ml इंटू 10 की पावर -3। तो ये ऊपर चला गया, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 50 आ रहा है, तो ये आ रहा है, देखो इसको ऐसे ही रखते हैं तो 0 से 0 उड़ा दो, तो ये आ गया 10 की पावर -1 इंटू 4, 10 की पावर -1 इंटू 4। तो POH आ गया माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। ऐसे, तो POH आ गया 1 माइनस लॉग 4। तो pH कितना आ गया? तो pH इक्वल टू आ गया 14 माइनस POH, ये हो गया प्लस। तो यार ये बात आई, अब इसको माइनस करो तो 13 प्लस लॉग 4, ये आया। कितना आ रहा है? 13 प्लस लॉग 4। तो इसका सॉल्यूशन का pH आ रहा है 13 प्लस लॉग 4। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? अब log 4 की वैल्यू डाल दो, 2 log 2 करके आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए क्या हुआ? क्वेश्चन समझ गए कैसे लगाया? भाई क्वेश्चन में उसने कहा एक सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है, 4 ग्राम NaOH है। तो 100 ml का सॉल्यूशन है, 4 ग्राम NaOH है, और उसके 40 ml लिए 9.8 ग्राम H2SO4। 100 ml सॉल्यूशन है,
उसके हमने 10 ग्राम लिए हैं। इन दोनों को रिएक्शन कराने से जो सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच बताओ। तो फिर हमने उन दोनों की रिएक्शन कराई और OH आयन कंसंट्रेशन निकाला, H आयन निकाले और OH आयन कंसंट्रेशन निकाला, पीओएच निकाला, फिर पीएच निकाल दिया। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो ना सब लोग? कैसे करोगे? चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते। अब जरा देखो यार, इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। तो बच्चों जरा पढ़ो इसको। 3 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड इज एडेड टू 250 ml of 0.1 molar HCl and the solution made up to 500 ml. To 20 ml of this solution, 1/2 ml of 5M NaOH is added. The pH of solution is. तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कुछ इतनी बातें कही गई हैं, देखो एक एक करके समझते जाइएगा, ठीक है। पहले क्या था, एक सॉल्यूशन था 250 ml था सॉल्यूशन, और इसका कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोलर है ऐसे, और इसके 3 ग्राम एस्टिक एसिड इसमें डाल दिया गया है। ये देखिए 3 ग्राम इसमें एस्टिक एसिड डाल दिया गया है। अब जब 3 ग्राम इसमें एस्टिक एसिड डाल दोगे तो एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो एस्टिक एसिड का आपने कंसंट्रेशन निकाला, क्या निकला? देखो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आ गया 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 60। ये देखो, ये देखो 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो यार एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन आया 0.2 मोलर। ये सॉल्यूशन दिया गया है भाई। 3 ग्राम एस्टिक एसिड डालोगे तो उसका कोई कंसंट्रेशन बनेगा ना। अब उन्होंने क्या किया, इसमें पानी मिलाया, अब पानी मिला के इसको 500 ml कर लिया। मेंस के हिसाब से नहीं, ये एडवांस के हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। आप ये सोचो कि ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आ सकता है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का नहीं है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखना, अब इसको पानी मिलाकर 500 ml कर लिया गया एंड द सॉल्यूशन मेड अप 500 ml। तो अब क्या मिलाया होगा? पानी मिलाया होगा। अब जरा देखो, वॉल्यूम तुमने कर दिया डबल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे? सबके आधे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का फार्मूला है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डबल करोगे तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो अब नए सॉल्यूशन में एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और HCl का कंसंट्रेशन है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मोलर। दोनों के कंसंट्रेशन आधे हो गए क्योंकि वॉल्यूम को डबल किया गया। अब वो कह रहा है इस सॉल्यूशन के 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसके 20 ml को अलग कर लिया गया है, 20 ml को। अब जरा बताओ, आपने 500 ml में से 20 ml अलग कर लिया है, तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगा? तो कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। 500 ml में जो एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन है वही 20 ml में होगा। जो 500 ml में HCl का कंसंट्रेशन है वही 20 ml में होगा। क्यों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है। जैसे देखो, इसका मास 10 ग्राम है, इसको आधा कर दोगे तो मास कम हो जाएगा, इसको आधा कर दोगे लेंथ कम हो जाएगी, मगर इसकी डेंसिटी वही रहेगी। आप इसको 100 टुकड़े कर दो, डेंसिटी थोड़ी चेंज होगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यार वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, मगर कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। तो जितना कंसंट्रेशन यहां पे था उतना ही यहां रहेगा।
अब इस सॉल्यूशन को उसने टाइट्रेट करा दिया है इतने मोलर NaOH के साथ, इतने मोलर NaOH के साथ। तो अब जरा गौर से सुनो, ये है एसिड, एसिड का मिक्सचर, और ये है बेस। तो दोस्त क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इस बात को देखना है। तो गौर से देखो, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा। तो देखो HCl के कितने मोल हैं, जितने मोल HCl के खर्च होंगे उतने ही मोल NaOH के खर्च होंगे, जितने मोल HCl के खर्च होंगे उतने ही मोल NaOH के। तो समझ रहे हो, तो एसिड बेस रिएक्शन होनी है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराओ। तो जरा देखो HCl कितना है, ध्यान दो, HCl के मोल कितने हैं, M इंटू वी करो, M इंटू वी करने से मोल मिलते हैं, तो 1/0.1/2 इंटू 2, तो यार 0.1 मिलीमोल आए। मिलीमोल लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि वैल्यूम ml में है। तो 0.1 मिलीमोल यदि HCl के हैं तो 0.1 मिलीमोल NaOH के भी खर्च होंगे। अब NaOH के भी मिलीमोल निकाल लो, M इंटू वी करके, 2.5 मिलीमोल आए, 2.5 मिलीमोल आए। तो अब बचे कितने, रिमेनिंग NaOH। HCl को न्यूट्रलाइज करने के बाद रिमेनिंग NaOH इतना बचा, 2.4 मिलीमोल। HCl को हटाने के बाद 2.5 मिलीमोल बचा, कौन, NaOH। अब वो किससे रिएक्शन करेगा, एस्टिक एसिड से करेगा, क्यों, दोनों एसिड है ना। तो एस्टिक एसिड के कितने मिलीमोल है, अब वो चेक करो, अब वो चेक करो, कैलकुलेशन एक बार देखे रहना यार, ठीक है ना, कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन में बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो आप देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए, है ना, सब जगह पे इस बात का चेक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, मगर फिर भी हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। HCl के कितने थे, वहां चेक करो, 0.1 ही लिखा था ना, 0.1 HCl, ठीक है, और उसको हम लोग ने डाइल्यूट करके 500 ml कर लिया है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन ठीक निकाला है, ये देखें 300, 1000, 250, 3 जीरो उड़ गए, 2 जीरो उड़ गए, 5 ये आ गया, 2 आ गया, 2 से 2, ठीक है। 1.5 का मतलब 0.2 होता है, क्लियर है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं, अब देखना यार हुआ क्या है। तो एस्टिक एसिड अब NaOH से रिएक्शन करेगा, एस्टिक एसिड कितना है, 20 ml है, और कंसंट्रेशन कितना है दोस्त, 0.1 मोलर, ये है। और इसके मिलीमोल कितने हैं, 0.5 ml लिखा है। अब हो सकता है यहां पे कुछ और लिखा हो, क्योंकि आधा ml कैसे होगा यार, है ना। 220 ml ऑफ दिस सोल्यूशन 1/2 ml ऑफ NaOH इज एडेड। अब ये 1/2 नहीं होगा, आई थिंक यहां पे कोई वैल्यू होगी, 0 होगा या कुछ होगा, मगर चलो अब 1/2 दिख रहा है तो 1/2 से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ध्यान रखना 1/2 दिख रहा है तो मैं 1/2 से सॉल्व कर रहा हूं, हो कुछ भी सकता है, ठीक है। अब जो मेरे पास डाटा है उसी से सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो यार, तो इसके, अच्छा इसके कितने थे, बचे कितने, 2.5 मिलीमोल, 2.5 मिलीमोल। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.2 मिलीमोल आया, और ये 2.5 मिलीमोल आ गया, ऐसे। अब देखो ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन हुई, बना सोडियम एसिटेट, बना सोडियम एसिटेट। अब ये कितना होगा, ये Lr है, ये कम है, तो ये तो हो गया 0। ये कितना हुआ, 2.4 में से 0.2 चला गया,
2.4 में से 0.2 नहीं सॉरी कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, m इंटू वी करोगे तो 2 आएगा, है ना। अच्छा वहां पर भी गलत हुआ है, 1 मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई पीछे, मैंने पकड़ लिया पीछे दोस्त, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैसे? 1.2 इंटू 20 करोगे तो 1 आएगा। तभी मैं समझ रहा था कि यार इसको बफर बनना चाहिए था, जो मैं समझ पाया था क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। मैं जब क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आ गया था ये बफर ही बनेगा, मगर डाटा मैच नहीं कर रहा था। तभी मैं कह रहा था कहीं गलती है, गलती मैंने यहां की थी। अभी मुझे ध्यान आया कि यार शायद मैंने 20 का मल्टीप्लाई किया, 0.1 लिख दिया। अब डाटा के साथ साथ मैच कर जाएगा। तभी मैंने आप लोगों से बोला था कि यार जो डाटा लिखा है उसके हिसाब से कर रहा हूं। होता क्या है कि हम लोग इतने क्वेश्चन या इतनी प्रैक्टिस होती ना कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है करना क्या है। जैसे ही मैंने उसको पढ़ा था मुझे पता था कि ये बफर ही बनाएगा। तो चलो अब ये आ रहा है रिमेनिंग कितना, 1.5। अब मस्त चीज बन रही है। तो इसके 2 मोल आए और इसके 1.5 मिलीमोल है, और इसके कितने 2 मिलीमोल है। अब सही चीज निकल के आई है सामने। अब देखो यार ये एलआर नहीं है, अब एलआर ये, तो ये तो पूरा का पूरा खर्च हो गया, 0 बचा। अब इसमें से इतना खर्च हो गया तो बचा कितना, इतना मिलीमोल। कितना बचा, 0.5 मिलीमोल। अब एलआर के कंपेयर में ये कितना बना, 1.5 मिलीमोल। ये देखो तो पीएच कितना आ गया, पीएच इक्वल टू आ गया पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्यों, क्योंकि बफर बना है। क्यों, क्योंकि बफर बना है। देखो आपके पास क्या बचा है, वीक एसिड बचा है, और क्या बचा है, उसका सॉल्ट बचा है। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट क्या होता है, बफर होता है। अब पीके की वैल्यू डाल दो, सॉल्ट की वैल्यू डाल दो। सॉल्ट की वैल्यू कितनी है 1.5, एसिड की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये कितना आ गया 4.75 प्लस लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू शायद दी थी क्वेश्चन में, 4.75 ये दिया 0.4771, 0.4771 जोड़ दो यार, तो 7 और 14 1, 11 1 12 और 5, ये पीएच आ गया, ऐसा आंसर आया। तो यार ये खतरनाक क्वेश्चन है, एडवांस में भी आ सकता है, मतलब ये एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन समाये हुए हैं छोटे छोटे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH solution is most accurately determined by titrating. Consider that appropriate indicator is used. अच्छा अब वो कह रहा है कि यार टाइट्रेशन में कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो जरा इसके ऑप्शन पढ़ लो, साथ साथ में केमिस्ट्री पढ़ लो। देखो जब टाइट्रेशन होता है तो आप क्या क्या करते हो, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट कहां यूज किया जाता है, और ये कोनिकल फ्लास्क है, ये बीकर है। अब इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिएगा, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क ये है, अब ब्यूरेट हमें यूज करना है, तो बीकर ये होता है। अब आप देखो क्या क्या कह रहा है वो, NaOH का एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट करना है, तो वो कह रहा है NaOH ब्यूरेट में होना चाहिए और ऑक्जेलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड है, वीक एसिड में मोस्ट एक्यूरेटली बोल रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेटली जो मेजरमेंट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, उनके हम ग्राम इक्विवेलेंट करके निकाल लेते हैं। वीक एसिड में करेक्ट मेजरमेंट नहीं आता है, तो इस वजह से ये वाला हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। ये भी वीक एसिड है इसलिए ये भी ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। अब यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है।
यहां पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इन दोनों में कौन होना चाहिए? तो देखो यार, ब्यूरेट में रीडिंग होनी चाहिए। क्यों? तुम इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करोगे और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करके NaOH का कंसंट्रेशन निकालोगे। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करके NaOH का कंसंट्रेशन निकालोगे। तो अब जरा देख लो, आपके पास तो केमिस्ट्री यहां पर है भी, तो आप आराम से इस चीज को पकड़ सकते हो। ये देखो, देखो एक में लिखा है कि ये कॉनिकल फ्लास्क में है और ये ब्यूरेट में है। एक में लिखा है ये कॉनिकल फ्लास्क में है और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रीडिंग नहीं होती है, हमें रीडिंग चाहिए, सॉरी, क्योंकि हम रीडिंग लेंगे ना कि जैसे एक चीज नीचे रखी ऐसे, देखो मैं पहले बना देता हूं। ये लो फ्लास्क है, एक फ्लास्क ले लिया जिसमें रीडिंग होती है। रीडिंग वाला फ्लास्क अपने को चाहिए होगा, जैसे ये है तो ये भी रीडिंग वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम टाइट्रेशन कर सके। जनरली हम लोग कोनिकल फ्लास्क में करते हैं, इसमें करते हैं। इसको ऐसे लगाया और इसके ऊपर लगाया ब्यूरेट, इस तरह से। ये देखो, ऐसे टाइट्रेशन आप कर रहे होते हो, इस तरह से। अब इसमें भी रीडिंग बनी होती है, ये देखिए, ओ इसमें भी रीडिंग बनी होती है ऐसे, और इसमें भी रीडिंग बनी होती है ऐसे। तो क्या होता है, हम रीडिंग को पढ़ लेते हैं। जैसे टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ, एंड पॉइंट आया, तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना कि टाइट्रेशन हो गया है। तो वो वैसे ही इंडिकेट कर देगा कि देखो टाइट्रेशन हो गया है। कौन इंडिकेट कर देगा? इंडिकेटर। तो हम इसके ml मिल गए, इसका कंसंट्रेशन मिल गया, इसके ml मिल गए, इसका ml तो पहले से पता है और इसका कंसंट्रेशन पहले से पता है। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लेते हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लेते हैं। तो अब किसको ब्यूरेट किसको पिपेट में डालोगे? तो ये सही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मिलाना होता है। तो यहां पे एक बटन लगी होती है, ये देखो, उसमें कम दिख रही है क्योंकि वहां कलर चेंजेस है। ये बेसिक ब्यूरेट, इनमें बटन लगी होती है, ये जो नीचे देख रहे हो, ये जिससे हम धीरे धीरे करके डालते हैं ऐसे ऐसे। तो ये तो बात समझ में आ गई कि NaOH ब्यूरेट में होना चाहिए। तो NaOH किस में होना चाहिए? ब्यूरेट में, इसमें नहीं होना चाहिए। ये तो एक फ्लास्क है, इसमें नहीं होना चाहिए, ब्यूरेट में होना चाहिए। इसलिए आंसर क्या है? डी। ऊपर से हम NaOH डाल रहे हैं तो ब्यूरेट में डालेंगे जैसे डाल पाए। वहां पिन लगी होती है, जिससे वो पिन दाबोगे तो टप टप चुएगा, नहीं तो नहीं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो डी आंसर हुआ। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। फॉर द फॉलोइंग assertion and reason, the correct option is the pH of water increase with increase in temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो pH इंक्रीज होगा। तो देखो यार, ये ऐसे होता है, एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। 10⁻⁷ से 10⁻⁶ आ गई एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से एच आयन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एच आयन की वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच कम होगा। द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब ये फॉल्स लिखा है। द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू एच आयन एंड OH आयन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सही लिखा है, मगर ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। ये देखो, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये सही लिखा है। अब देखो, असर्शन इज ट्रू, ये गलत हो गया क्योंकि वो फॉल्स है। बोथ आर फॉल्स, तो ये गलत हो गया, क्यों? वो ट्रू है। द assertion इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, ये भी गलत है, ये सही है, सॉरी। assertion जो है वो द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ये बात सही है। वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहली बात, assertion ही अपना गलत है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, ये तो गलती हो गया। तो इसका मतलब जितने ऑप्शन है उनमें यही ऑप्शन एक बन सकता है, बस यही एक ऑप्शन बन सकता है ना। चलो आ जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं।
द केएसपी ऑफ फॉलोइंग डिसोसिएशन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -5। इस रिएक्शन का केएसपी दिया हुआ है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट फॉर ए मिक्सचर ऑफ 300 ml 0.134 m lead nitrate and 100 ml of 0.4 m NaCl। वो कह रहा है इस इक्वेशन का केएसपी गिवन है, केएसपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वो पूछ रहा है कि बताओ क्वेश्चन रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन आएगा। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आप मिला रहे हो, इन दोनों सॉल्यूशन को, तो जब केएसपी आता है तो आपको याद है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, आयनिक प्रोडक्ट को ही आप क्यूसी भी कह सकते हो, क्वेश्चन रेशियो भी कह सकते हो, आपको पढ़ाया गया है। इक्विलिब्रियम पे जो आयनिक प्रोडक्ट या क्वेश्चन रेशियो निकलता है उसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं। पूरी कॉन्सेप्ट में, पूरे समय में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यदि आप निकाल रहे हो उसको बोला जाता है क्वेश्चन रेशियो या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। और जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, तो जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उसी का नाम क्या रख दिया जाता है, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उसी का नाम रख दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो केएसपी की वैल्यू तो गिवन है, अब हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट निकाल लें। कैसे निकालोगे, लेड आयन, अब लेड आयन कहां से आ रहा है, लेड आयन यहां से आ रहा है, कितने आ रहे हैं, देखो ये कितना है 300 ml और ये कितना है 100 ml, तो जब मिलाओगे तो वो 400 ml हो गया ना, जब दोनों को मिला दोगे तो ये 400 ml हुआ, तो 300 ml में इसका कंसंट्रेशन इतना है, तो 400 ml में कितना होगा, नया कंसंट्रेशन चाहिए, तो 300 ml में इतना है तो इसके मोल बना लो, 300 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मोल, और 400 से डिवाइड कर दो, ऐसे है ना। तो 300 में इतने मोल है तो 400 में कितने होंगे, 400 क्या है, ऐसे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ये m है, ये मिली है, तो मिली मोल और मिली ml ये आपस में कट जाएंगे, तो ये मोल पर लीटर अपने आप हो गया। अच्छा अब यहां 100 ml में कंसंट्रेशन इतना है, तो मोल कितने हुए 100 ml में, मिली मोल इतने। अब 400 ml में कितना होगा, क्यों 300 इसके मिलेंगे 100 इसके मिलेंगे तो 400 हो गया ना, तो 400 में इसका कंसंट्रेशन कितना होगा भाई, केएसपी तो आप सॉल्यूशन में निकालोगे। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आया 4 3 12 है ना, और एक इधर चला जाएगा तो 4 3 12 और 5 को 20, ये आ रहा है। अब आप क्यूसी निकाल के देख लो इसका स्क्वायर, क्या क्यूसी की वैल्यू केएसपी से बड़ी आ रही है छोटी, आई थिंक मेरे हिसाब से तो छोटी ही आएगी। मैं एक बार कर भी देता हूं यार कैलकुलेशन, हथियार किधर, देखो कितना कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 0.1 इंटू 0.1 दो बार इंटू 0.0335, तो ये निकल के आ रहा है 3 इंटू 3.35 इंटू 10 की पावर -4, और ये है 1.5 इंटू 10 की पावर -5, तो इसका मतलब क्यूसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है या केएसपी से ज्यादा है, ये आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आंसर आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो और लगाओ, क्यों, इस क्वेश्चन तो तुम लोग लगा सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, इजी है, इसको तो कर ही लोगे ना यार तुम लोग, बताओ। अब देखो कैसे करोगे जरा देखो, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्रोनियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज दिस,
द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यार सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है, तो भाई क्या होता है, ये जो है इसी तरह से तो ब्रेक होगा, इस तरह से। यदि इसकी सॉल्बिलिटी एस होगी तो 0 0 0 एस 3s, ऐसा ही तो चलता है। अब क्या आया, KSP इक्वल टू सॉल्बिलिटी ऑफ क्रोमियम आयन, सॉल्बिलिटी ऑफ OH आयन का क्यूब। अब इसकी देखो, हमें S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो सॉल्बिलिटी नहीं पूछ रहा है, वो OH आयन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और OH आयन का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त ये बनना है 3s, तो S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लो। ये कितना दिया है, 6 × 10 की पावर -31, ये हुआ S और ये हुआ 3s का क्यूब, तो ये आया 3 का क्यूब s की पावर 4। अब डिवाइड कर लो, तो भाई 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 2 एक काम करते हैं, अब काम क्या करोगे, ऐसे ही करना पड़ेगा आई थिंक। 6 डिवाइडेड बाई 3 तिरका 9, 9 त्रिक 27, 0.22 इंटू 10 की पावर -31 इक्वल टू x की पावर 4। अब इसको आप ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो 0.22 इंटू 10 की पावर -32 x की पावर 4। क्लियर है कि नहीं? अब s इक्वल टू कितना आया, 2.22 इंटू 10 रेस्ट की पावर -34 की पावर 1/4, है ना। अब वैल्यू डाल दो तो ये 3 हो गया, 3 इंटू 2.22 इंटू 10 रेस्ट की पावर -32 है 34 नहीं 32, ये। अब ऐसा देख लो कहां लिखा है, हाँ ये है और ये है 31, हम लोग कितना आ रहा है, हम लोगों का आ रहा है 32, मगर इसको 31 करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है ना। कैसे, इस 3 को अंदर ले जाओ, जब 3 को अंदर ले जाओगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि पावर 1/4 लगी है। और नहीं तो आप यहां से ले लेते, मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो इसको डिवाइड ही ना करो, और डिवाइड ना करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो मैं बताता हूं कैसे, डिवाइड नहीं करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -31, और इसको फिर ऐसे लिख लीजिए, देखिए आप ऐसे लिख के रखिए आप, 6 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -31 था, 31 ही रखो। अब ये ऐसे आ गया, 6 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -31, ये 31 ही चलेगा, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए कह रहा हूं। अब जब यहां 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे आ गया, 6 की पावर ये इंटू 10 की पावर 31, ये आ गया। क्लियर है? अब देखो जरा इस चीज को कैसे करेंगे। अब ये जब 3 अंदर जाएगा तो 3 की पावर 4 आ जाए, 3 की पावर 4 मैथ्स है, और मैथ्स तो तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, तो ये 3 से 3 कट गया तो ये 18 हो गया, है ना। इसमें केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों का खेल हुआ है, तो ये आंसर आ रहा है ए। चलो आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को निपटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जरा देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, जरा पढ़ो। फॉर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन द करेक्ट ऑप्शन इज,
when copper plus 2 and sulfide ion are mixed, they react together and extremely quickly to give a solid. अच्छा, the equilibrium constant of copper plus 2 sulfide ion gives इतना is high because solubility product is low. अच्छा देखो यार, आपसे जो बातें कही गई हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। वो कह रहा है कि कॉपर प्लस 2 और सल्फाइड आयन को मिलाते हो तो तुरंत के तुरंत सॉलिड ये बन जाता है। इसका मतलब इन दोनों को ये इक्वस है और ये इक्वस है और ये तुरंत बन जाता है, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। देखो, और प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी कब बनेगा? जब उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो, है ना। प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म वेरी फास्ट। ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो। क्यों? सॉल्युबिलिटी नहीं होगी तो तुरंत प्रेसिपिटेट बनाना पड़ेगा, और सॉल्युबिलिटी कम हुई तो केएसपी भी बहुत कम होगा। भाई प्रेसिपिटेट जरा सा तुमने मिलाया और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, उसका रीजन हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो तुरंत प्रेसिपिटेट आ गया। अब सॉल्युबिलिटी बहुत कम तो केएसपी भी बहुत कम, और केएसपी कम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा। क्यों? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आप सबको पता है ये सॉलिड है तो इक्विलिब्रियम में लिखा नहीं जाएगा, और इसको क्या लिखते हो? केएसपी। तो केएसपी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात तो सही लिखी है। व्हेन कॉपर प्लस 2 एंड सल्फाइड आयन मिक्स टुगेदर दे रिएक्ट एक्सट्रीमली क्विकली, तो ये राइट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज लो, ये भी राइट है। राइट तो दोनों है, इसलिए फॉल्स वाला तो उड़ा दो। हाँ, अब इन दोनों में देखो क्या होगा। क्या इस बात को वो एक्सप्लेन कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यदि बहुत तेजी के साथ आप प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, तो बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट बनना है। तो इसके लिए हमें ट्रू लिखना चाहिए, है कहां मगर ये दिया है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, अब और चल देते हैं यार, है ना। इसको देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो और जल्दी से करो। एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। आपको बताना है एसिडिक बफर कब बनेगा। तो दोस्त, एसिडिक बफर कब बनता है? एसिडिक बफर होता है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट साल्ट। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट साल्ट एसिडिक बफर होता है। अब जरा देखिए, इस चीज को हम लोग करते हैं और समझते हैं। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl और 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये तो बफर का कंपोजिशन ही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर का कंपोजिशन होता ही नहीं है। ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट नहीं है, मगर बफर बन सकता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बफर बना सकते हैं। कैसे? जरा रिएक्शन कराओ। देखो, एस्टिक एसिड हमारा कितना है? M इंटू वी करो 10। NaOH हमारा कितना है? M इंटू वी करो 10। यहां पर बफर नहीं बनना है। क्यों? वीक एसिड पूरा पूरा खत्म हो रहा है, और पूरा पूरा खत्म हो गया तो एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट साल्ट। तो ये भी आंसर नहीं है, तो झक मार के यही आंसर होगा। आप चेक कर लो, ये कितना बना? 10, और ये कितना बनना है? 20। ओए दोस्त, इसमें तो कोई आंसर नहीं है, या तो ये डाटा गलत है, ये डाटा गलत है। एंड एसिडिक बफर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। एक बार देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नीचे से चलते हैं। 10 मिलीमोल 20 मिलीमोल, तो यार ये तो NaOH का सोल्यूशन आ रहा है। इसमें देखो 10 मिलीमोल और 10 मिलीमोल,
अब वो तो यार बन ही नहीं सकता है, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऊपर वाले की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो जो डाटा मेरे पास है उसके हिसाब से तो कोई आंसर नहीं है, जो डाटा मेरे पास है उसके हिसाब से कोई आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। या तो यहां 10, यहां पे 10 ml होगा, 100 ml नहीं होगा, या यहां पे पॉइंट आगे लगा होगा, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये जो आंसर दिया है इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, मगर वो पूछ रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन एंड एसिडिक बफर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। इन दोनों को मिक्स करने से एसिडिक बफर नहीं मिलने वाला, किसी में भी एसिडिक बफर का केस नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। इन्हीं दोनों में आ सकता है, मगर जैसा डाटा शिफ्ट है उसके हिसाब से नहीं आ सकता। तो डाटा की ही कमी होगी मेरे हिसाब से, है ना। क्वेश्चन नहीं गलत आया होगा, डाटा इधर मिस हो गया होगा। जैसे यहां पॉइंट लगा दिया होगा तो पॉइंट की मिसिंग है, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। बाकी एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर देता हूं। हाँ यार 10-10 हो रहा है, यहां 10 हो रहा है और यहां 20 हो रहा है। नो, डाटा इज मिसिंग, है ना। नन ऑफ दीज डाल देता हूं, एक ऑप्शन मैं आपके लिए बना देता हूं, नन ऑफ दीज जी। करना कैसे क्वेश्चन है, देखो आपको आफ्टर रिएक्शन क्या मिलना चाहिए, आपको आफ्टर रिएक्शन, मैं क्वेश्चन का थीम बता देता हूं, मतलब कॉन्सेप्ट। आफ्टर रिएक्शन आपके पास बचना चाहिए वीक एसिड और कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड, कॉन्जुगेट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये चीज बचनी चाहिए। अब आप चेक कर लो, यहां पे वीक एसिड खत्म ही हो रहा है, 1:1 की रिएक्शन है, खत्म हो जाएगा। यहां पे वीक एसिड के मोल मिलीमोल कम है और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलीमोल ज्यादा है, तो बन ही नहीं सकता है ना। तो नन ऑफ दिस इसलिए लिख दिया है, वो डाटा मिसिंग होगा, कंफर्म बात है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो डाटा की वजह से होगा, मगर कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को करो, अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। अब इन सोल्यूशन का पीओएच का ऑर्डर लगाना है। देखो यार सिंपल सी बात, जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है, और जो बेस न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच 7 होता है, और जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनका पीएच 7 से ज्यादा होता है। क्लियर। अब हमें पीएच लगाना है कि पीओएच, पीओएच। अब देखो यदि कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका पीओएच 7 से ज्यादा होगा, न्यूट्रल है तो 7 होगा, अब बेसिक है तो 7 से कम होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा पीओएच किसका है, एसिडिक का है। तो तुम एसिडिक देखो पहले, एसिडिक सोल्यूशन कौन कौन है। तो देखो ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, तो यार 4 तो न्यूट्रल है, तो 4 का आ गया 7। भाई देखो ये न्यूट्रल लिख दिया, ये एसिडिक लिख दिया, ये सॉल्ट है, मगर कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट कैसे है, सोडियम एसीटेट लिखा है, और सोडियम एसीटेट का मतलब क्या है, बेसिक सॉल्ट। और ये क्या है, बेस है। और आई थिंक यहां पर सबके कंसंट्रेशन देखो सेम है, तो सबसे ज्यादा पीएच किसका आना चाहिए, पीओएच किसका आना चाहिए, एसिड का। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा तो 1 होना चाहिए, तो ये दो कट गए, सबसे ज्यादा 1 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये देखो फिर बेसिक सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आ रहा है, बी, एसिड न्यूट्रल और बेसिक, बस बात खत्म हो गई। एसिड न्यूट्रल और बेसिक, एसिड और न्यूट्रल से ही पकड़ में आ गया, ये एसिड है ये न्यूट्रल है, ये एसिड है और ये बेसिक है, तो न्यूट्रल आएगा ना यार, है ना। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एसिड न्यूट्रल बेसिक। तो देखो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका 7 और इसका 7 से कम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB2 इज 3.2 इंटू 10 की पावर -11, देन द सॉल्बिलिटी ऑफ AB2 इज प्योर वाटर इज। अच्छा यहां कोई XX होगा और X की वैल्यू निकालनी होगी, जब सब कुछ दे दोगे तो निकालेंगे क्या, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इनकम्प्लीट है,
ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं अपनी तरफ से, मानते हुए कुछ, क्या मानते हुए, ये हो गया x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे तो पता नहीं है क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया है यार AB2, तो ये पानी में जाएगा तो कैसे ब्रेक होगा, A+2 इक्वल्स B निगेटिव इक्वल्स A+2 इक्वल्स B निगेटिव इक्वल्स द सॉल्बिलिटी ऑफ AB2 इन प्योर वाटर इज दिस। तो अब यार सॉल्बिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, S2S, ठीक है, इसकी 0, तो KSP इक्वल टू, ये आपने कर दिया, ये कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये देखिए, अब क्या है, जरा इसको सॉल्व करो, तो देखो जरा क्या आ रहा है, अब क्या मैं आपको भी एक छोटी दे दूं? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आया, अब जरा ध्यान दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना जाएगा, 8 चौक 32, और ये 12, 12 कैसे किया यहां पे क्या किया, 32 किया, जब यहां 32 करोगे तो पावर एक कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी, सॉरी 12 नहीं 10, है ना, क्योंकि निगेटिव पावर नहीं पॉजिटिव पावर लगी है, निगेटिव लगी है यार, तभी मैं कहूं। अब इसको सॉल्व कर लो, क्यूब लोगे तो 8 का क्यूब 2 और 12 का क्यूब 3, है ना, तो ये 20 आ रहा है, क्योंकि x के फॉर्म में आना है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20, ये देखिए, x इक्वल टू कितना आ गया x इक्वल टू आ गया 20, क्लियर, सॉरी बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्या है, टू सॉल्ट A2X एंड MX हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट 4 into 10 की पावर -12, द रेशियो ऑफ देयर मोरल सॉल्बिलिटी इज, सॉल्बिलिटी का रेशियो पूछ रहा है और दोनों की सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दी है, तो यार इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसकी क्या लिखोगे 2S, भाई ऐसे ही तो चलोगे, 0 सॉरी S1 0 0 0 2S1 S1, जब इसका एक ब्रेक होता है तो इसके दो फॉर्म होते हैं, तो जब S ब्रेक होगा तो 2S फॉर्म होगा, है ना। अब KSP की वैल्यू लगा दो, KSP इक्वल टू 2S1 का स्क्वायर इंटू S1, तो ये आ गया 4S1 का क्यूब, और ये वैल्यू कितनी है 4 into 10 की पावर -12, ये देखिए ये वैल्यू कितनी है 4 into 10 की पावर -12, तो S1 की वैल्यू कितनी आई, फोर से 4 कट गया, तो S1 की वैल्यू आ गई 1 into 10 की पावर -3। अब उसकी निकालो, दूसरे की सॉल्बिलिटी निकालो, दूसरा कौन है MX, MX जब ब्रेक होगा तो इस तरह से ब्रेक होगा, होगा कि नहीं, MS जब ब्रेक होगा तो इस तरह से ब्रेक होगा। अब इसको जरा देखो X2 0 0, आगे सभी लोग करिए जल्दी से क्वेश्चन और बताइए,
आएगा, तो 0 S2 S2, तो KSP की वैल्यू आई S2 इंटू S2, S2 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻12। अब वैल्यू डाल दो, तो यार इसकी आई थी ये 1 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको मैंने लिख लिया 1000 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना आ रहा है 500 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 500। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ 4 3 12, ये आई थिंक 4 आएगा, है ना, पावर 3 है ना, तो 4 आएगा। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये 4 आएगा, तो ये आएगा ऐसे। अच्छा, आप में से कोई बच्चा समझ पाया कि कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने पकड़ी कैसे, कि नहीं कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है? क्योंकि यार मैं, ये देखो उसका रीजन है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने बैच में भी कराया है, तो मुझे याद था कि यार इसका शायद 50 आंसर आता है, तो जब 500 आया तो मैं समझ गया कि इसमें कहीं जीरो का इधर उधर है, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। चलिए अच्छा आ जाओ, अब देखो यार ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पूछ क्या रहा है, सल्फ्यूरस एसिड H2COSO3 हैव K1 इक्वल टू इतना, K2 इक्वल टू इतना, द pH ऑफ 0.588 MH2SO3 इज राउंड अप द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखो यार ये दो तरह से डिसोसिएट हो रहा है, एक तो डिसोसिएशन ये है ना, डाइप्रोटिक एसिड है ना, और एक डिसोसिएशन ये सेकंड डिसोसिएशन। कितना आ रहा है, ये देखो। अब ये कह रहा है कि यार बताओ इसका पीएच कितना होगा, द पीएच ऑफ 0 इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.588 मोलर। अब बताइए कि कितना होगा इसका डिसोसिएशन। ये बात है, ये क्वेश्चन दिया, पीएच पूछ रहा है, तो पीएच के लिए क्या मिलना चाहिए, एचाइन कंसंट्रेशन। अब हम एचाइन कंसंट्रेशन निकालते हैं, कि एचाइन कंसंट्रेशन निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो देखो यार इसकी वैल्यू आप चेक करो 0.55 है, तो पहले यहां अल्फा निकालना पड़ेगा, पहले यहां अल्फा निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। क्यों, हमें नहीं पता है कितने परसेंट डिसोसिएशन है, तो अल्फा निकालो। अब यार ये जैसा क्वेश्चन है ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। यदि अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। गौर सुनना कि हम क्या करें, सेकंड डिसोसिएशन को निगलेक्ट कर दें, क्योंकि वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम सेकंड डिसोसिएशन को तब निगलेक्ट कर देते हैं और फर्स्ट डिसोसिएशन से ही क्वेश्चन निकाल देते हैं जब फर्स्ट डिसोसिएशन की वैल्यू 10⁻⁻8 के आसपास हो। यहां फर्स्ट डिसोसिएशन की वैल्यू 10⁻⁻2 के आसपास है, और यदि इसका पीएच निकालना है तो यार दोस्त हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। पहले इसका अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा उस फार्मूले से नहीं निकल सकता जिसमें अप्रोक्सीमेशन लेते हो, क्योंकि के की वैल्यू ये है और के की वैल्यू ये है। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आपको जानते हो ना, के अपॉन सी। के की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट इतना इंटू 10⁻⁻2, और सी की वैल्यू ये है। अब इसको डिवाइड करो, 1.7 डिवाइडेड बाई 0.588, 2.89 आ रहा है।
ये वैल्यू आ रही है 2.89 इंटू 10⁻⁻²। तो यार ये मैं इसको 3 मान लूं तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब 0.15 आ रहा है, मतलब 17%। 17% यदि अल्फा निकल रहा है तो इसका मतलब ये फार्मूला वैलिड नहीं है अल्फा का। क्यों? क्योंकि ये तब वैलिड होता है जब 1 माइनस अल्फा को 1 मानते हो, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1, तब ये फार्मूला वैलिड होता है। इसका मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन बना के इसकी वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके यही कोई क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यार अब इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, उसको बना के आप सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करोगे देखो जरा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना। मैं छोड़ दूंगा कैलकुलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। HIN ये देखो, अब आप इसकी जगह क्या लिखते हो, सी अल्फा C1 माइनस अल्फा। सी से सी कट जाता है, क्यों? आप इसको ऐसे मान के चलते हो ना, C00 C1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको और सॉल्व करो। इसको इधर ले आए, ये देखो। अब इसका कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू सी है, बी की वैल्यू के ए है और सी की वैल्यू माइनस के ए। अब आप इसके दो रूट वाला फार्मूला लगाओ। अल्फा इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी के ए प्लस माइनस बी स्क्वायर के ए का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू सी और माइनस 4AC। तो सी में क्या है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू सी है अपॉन 2A। ए की जगह क्या है सी। ये देखो अल्फा निकल रहा है, ये देखो अल्फा निकल रहा है। बात समझ पाए? अब देखो अल्फा इतना निकला तो CH क्या आएगा, HN कंसंट्रेशन क्या आता है C अल्फा। तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल दी तो C कट जाएगा, तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू आ जाएगा माइनस के प्लस। कंसंट्रेशन निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता तो माइनस साइन छोड़ दिया, सिर्फ प्लस ले लिया है। अपॉन 2, सी से सी कट गया। अल्फा की वैल्यू यहां डालोगे तो ये सी नीचे ये ऊपर कट गया। अब ये वैल्यू निकालनी है अपने को, अब निकाल लो आप। अगले पेज पे डालते हैं, है ना। देखो अगले पेज पे, तो माइनस के की वैल्यू कितनी है भाई, क्वेश्चन में के कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻²। तो माइनस के 1.7 इंटू 10⁻⁻² प्लस अंडर इसका स्क्वायर प्लस 4AC। 4AC सी कितना है ये, तो 0.588 इंटू सी अपॉन 2। अब स्क्वायर कर लो, वन पॉइंट सेवन इंटू 1.7 2.89, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 प्लस
4 इंटू 0.588 इंटू 1.7 3.99 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, अब इनको जोड़ो, तो जरा देखो कैसे जोड़ोगे। समझ गए हो ना, मैराथन क्वेश्चन है ये, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको जोड़ना भी टफ होगा, क्यों? ये 10 की पावर -4 है, तो उसको 10 की पावर -4 बनाना पड़ेगा। तो ये देखो हो गया 10 की पावर -4, तो 399 प्लस 2.89 401। अच्छा, अपॉन में 2 चल रहा है, वो भूल गया हूं मैं, अपॉन में 2। ये देखो बच्चों, ये कितना आ रहा है? 401.89 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस चीज को हम लोग इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब थोड़ा कैलकुलेशन है तो है यार, अब क्या करोगे? अब देखो इसका अंडर रूट निकाल दो, तो 20 दशमलव, तो ये आया HN कंसंट्रेशन इक्वल टू -1.7 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 20। अब ये 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगा, है ना? 20 इंटू 10 की पावर -2, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको माइनस कर दो 1.7, तो ये आ गया 18.3 इंटू 10 की पावर -2। ये आ रहा है हमारा, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू आया अप्रॉक्स 9.17 इंटू 10 की पावर -2। बात समझ पाए? अब यार मेरे दोस्त कैलकुलेशन एक बार देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। अब मेरे दोस्त आपको पीएच लगा देना है। तो बच्चों ने कहा जो HN यहां से आएंगे उनको नहीं देखोगे, सॉरी, जो HN इस वाली इक्वेशन से आएंगे उनको कंसीडर नहीं करोगे, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि 10 की पावर -8 लगा है, साथ साथ में 10 की पावर -8 लगा है। तो अप्रोक्सीमेशन कह रहा है राउंड अप द नियरेस्ट आंसर, तो राउंड अप द नियरेस्ट आंसर में ये मिल जाएगा, आपको उसकी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी का निकाल लो, आप सिर्फ इसी का पीएच निकाल लो, काम बन जाएगा। तो अब पीएच इक्वल टू आ गया माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन 2 माइनस लॉग 9.17 2। अब माइनस लॉग 9.17 को लॉग 9 मान लो, 9 का मतलब 2 की पावर 3, ऐसे, और लॉग 3 की वैल्यू 0.711, तो 2 इंटू 0.4771, है ना, ये आ गया। तो अप्रोक्सीमेट 1 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है? 1। तो पीएच की वैल्यू 1 डाल दो क्वेश्चन में। ये देखो यार क्वेश्चन हुआ है, बात समझ पाए? किस तरह से क्वेश्चन करोगे? इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। कोई बच्चा सोच रहा है कि मैंने अल्फा का ये वाला फार्मूला क्यों यूज नहीं किया, तो ये वाला फार्मूला इस अप्रोक्सीमेशन पर वैलिड होता है। जब आप 1 माइनस अल्फा को 1 सपोज करके चलते हो, मतलब आप ये कहते हो कि अल्फा निग्लेक्टेड है, मगर अल्फा निग्लेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू देखो 10 की पावर -2 दी है, जिससे अल्फा निकल के आ रहा है 17% के आसपास इस फार्मूले से। जब अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले से 3% या 4% निकलती है, उससे कम निकलती है, तो हम इस फार्मूले को सही मान के चलते हैं, नहीं तो फिर हमें
पूरा क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, जो मैंने की है, जो हम लोगों ने की है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाते हैं। जरा गौर से देखो, 0.01 मोल ऑफ वीक एसिड HA is dissolved in 1 liter of 0.1 molar HCl solution. The degree of dissociation of HA is, round up, neglect volume change in addition of Na, assume degree of dissociation is less than 1. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। तो देखो हमारे पास HA है, ये वीक एसिड है, तो इसकी इक्विलिब्रियम ऐसे आएगी, ऐसे। तो इसका क्या बनेगा, C0 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो Ka इक्वल टू आ गया 0.01 अल्फा 0. हाँ यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, Ka इक्वल टू आ गया, इधर थोड़ा सा नीचे छोड़ देता हूं, इधर लिखता हूं। आप लोग कह रहे होंगे क्यों, अभी समझाता हूं। तो Ka इक्वल टू आ गया H आयन और A आयन अपॉन HA। अब गौर से समझिएगा बात को, जब भी इक्विलिब्रियम लिखी जाती है तो आयन का टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है। क्या, जब भी इक्विलिब्रियम लिखी जाती है तो आयन का टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है। अब गौर से इस बात का जरा ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे, देखो ये मोल लिखे हैं, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन नहीं है, मोल है, तो पहले इसको कंसंट्रेशन बनाया जाए। थोड़ी सी गलती मेरे से ये हुई। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, तो यार ये कंसंट्रेशन अपने आप हो गया, ये कंसंट्रेशन अपने आप हो गया। अब गौर से देखो, जो हमने किस में डाला है, HCl सोल्यूशन में डाला है, तो यार HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो 100% डिसोसिएट होगा ऐसा। तो सॉल्यूशन में पहले से ही, सॉल्यूशन में पहले से ही इतने मोल एचायन पड़े हैं। क्यों, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन में पहले से ही इतने मोल एचायन पड़े। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम में टोटल आयन का कंसंट्रेशन लिखा जाता है, वो चाहे जहां से आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार T इक्वल टू 0 पर पहले से ही इतने एचायन पड़े हैं, कौन, ये वाले। अब ये आपने किया 0.01 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आया 0.1 प्लस 0.01 अल्फा, और ये कितना आया 0.01 अल्फा। ये देखो, तो टोटल एचायन इतना आएगा, ऐसे। टोटल एचायन कितना आएगा, इतना आएगा, ऐसे। क्यों, HCl के सॉल्यूशन में HA को डाला गया है, तो जब HCl के सॉल्यूशन में HA को डाला गया तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। कॉमन आयन इफेक्ट लगने से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गया होगा, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंसंट्रेशन भी तो होगा, और इक्विलिब्रियम में टोटल आयन कंसंट्रेशन लिखा जाता है, इसका भी कंसंट्रेशन, और यदि कहीं से भी एच आयन आ रहा है वो भी लिखा जाएगा। तो अब यहां पर जरा गौर समझो, सबकी वैल्यू डालते हैं। तो K की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻⁶। अब यहां पकड़ना, आपने कह दिया है कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो यदि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से तो ये वाला कंसंट्रेशन निगलेक्ट कर सकते हो। एच आयन कंसंट्रेशन की जगह आप सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डाल सकते हो। सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्यों डाल सकते हो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मेरे दोस्त बहुत छोटी है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मेरे दोस्त बहुत छोटी है। वो क्वेश्चन में खुद दे के कह रहा है एज्यूम कर लो ये बात, तो जब वो कह रहा है एज्यूम कर लो तो हमने कर ली। अब देखो ये इक्वेशन अपने आप चेंज हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन, अब यहां पर भी एज्यूम कर लिया 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। क्यों, हमने ये एज्यूम कर लिया, और एज्यूम नहीं करना है, वो खुद कह रहा है, मुझे एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है तो हम क्यों एज्यूम करें। वो देखो, तो अब क्या हुआ, ये कट गया। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.1, 2 × 10⁻⁻⁵। ये वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई,
2 इंटू 10 की पावर -5 आंसर आ गया। तो 2 इंटू 10 की पावर -5, 2 चाहिए था, 10 की पावर -5 तो पहले से लिखा है। ठीक है, बात समझ पाए कैसे किया? भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसमें तुमने वीक एसिड डाला, वीक एसिड डाला तो पहले से ही कॉमन आयन लग गया। क्यों? पहले से एच आयन पड़े थे और तुमने उसमें एच डाल दिया, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एच का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले ही बहुत कम हो गया होगा। और वो अपने आप खुद बता रहा है कि 10 की पावर -5 है। दो दो जगह बता रहा है, एक तो यहां बता रहा है और एक यहां बता रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 है। तो वो खुद कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। तो जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा अप्रोच कल 1 रखोगे, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोच कल 1 रखा, ये आ गया। अब अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो 0.1 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू और कम हो जाएगी। देखो ये 10 की पावर -5 है, तो 10 की पावर -5 यहां लिखोगे तो यार ये 10 की पावर -7 जा रहा है, तो ये और कम हो गई, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको निगलेक्ट कर दिया और सॉल्व कर दिया, और सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान दीजिए। In order to prepare a buffer of pH equal to 5.74, sodium acetate is added to acetic acid. If the concentration of acetic acid in buffer is 1 and the concentration of sodium acetate in buffer is, देखो यार एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन है, तो ये एसिडिक बफर है, और जब ये एसिडिक बफर है तो pH इक्वल टू निकला pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। pH की वैल्यू, pKa की वैल्यू प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू निकालनी है, एसिड की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। देखो दी है 1 मोलर, तो अब देखो 1 इक्वल टू ये आया। अब सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालो, जी आंसर आ गया 10। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, तो आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द सॉल्बिलिटी ऑफ CdSO4 इन वाटर इज 8 इंटू 10 की पावर -4, इस सॉल्बिलिटी इज 0.01। अब यहां पर यार ये नहीं लिखा है सोल्यूशन किसका है, ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये सोल्यूशन किसका है, CdCl2 का है या Na2SO4 का है, किसका है हमें नहीं पता, तो हम अपनी तरफ से लिख लें सॉल्बिलिटी ऑफ CdSO4, वाटर में इसकी सॉल्बिलिटी दी है और किसी दूसरी चीज में इसकी सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, इट्स सॉल्बिलिटी इज 0.01 सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, ये हम मान के चल लेते हैं सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर? क्लियर। अब देखो यार यहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, अब कैसे बनेगा गौर समझो। जब आपके पास सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है तो सोडियम सल्फेट तो हमारा सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट होगा, तो ये आया, ये देखो, तो इसकी वैल्यू 0.01, ये 0.0, ये 0, ये 0.01 इंटू 2 और ये 0.01, ऐसे 0.01 इंटू 2 और ये 0.01, तो क्या आ गया अब बताओ। अब आपने इसको डाला तो इसमें इक्विलिब्रियम बनी, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि कैंडियम सल्फेट की सॉल्बिलिटी बताओ, किसमें? इसमें, तो इसमें पहले से ही ये पड़ा हुआ है, ये 0 और इसकी सॉल्बिलिटी मैंने मानी S, तो 0S 0.01 प्लस S, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया, KSP इक्वल टू आ गया S इंटू 0.01 प्लस S का स्क्वायर, 0.01 S प्लस, अच्छा एक मिनट, स्क्वायर क्यों होगा, है ना, सॉरी, है ना,
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.01 s प्लस एस स्क्वायर एस। अब जरा गौर से देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे होगा। अब केएसपी मिल जाए, आपने खुद कह दिया है एज्यूम दैट सॉल्बिलिटी इज मच लेस देन 1। तो यार आप बताओ जरा, यदि 10 की पावर -8 है, इसका स्क्वायर करो तो 10 की पावर -8 का स्क्वायर ये आया, ये और छोटा हो गया। सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 1 होते हैं। सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 1 होते हैं, और 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पे वैल्यू और छोटी हो जाती है। इसलिए इनकी हायर पावर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनकी हायर पावर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं KSP इक्वल टू 0.01 s। अब यदि कहीं से KSP का जुगाड़ लग जाए तो क्वेश्चन अपना हो जाए। अब KSP कैसे निकालोगे? KSP क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कॉमन आयन में डाला है या किसी और में डाला है। KSP तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो। क्या क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात की गई? नहीं, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप क्या करो, KSP ऊपर वाली वैल्यू से निकाल लो। तो ऊपर वाली वैल्यू से KSP निकालोगे तो क्या आएगा? वो एस स्क्वायर आएगा। KSP इक्वल टू क्या बनेगा? एस स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो मैं KSP की वैल्यू डाल दे रहा हूं 8 इंटू 10 की पावर -4, 8 इंटू 10 की पावर -4, एस स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 64 इंटू 10 की पावर -8, ये आ रही है सॉल्बिलिटी। 64 इंटू 10 की पावर -8। ये देखो, राउंड अप द नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है, तो कॉमन आयन में तो सॉल्बिलिटी और कम हो जाती है, तो नियरेस्ट इंटीजर कहां से आ सकता है ना? नियरेस्ट इंटीजर नहीं आ सकता है। या तो ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होता तो नियरेस्ट इंटीजर आ जाता लगभग। तो जरा देखो, ये क्वेश्चन ऐसे लगा, कैसे करोगे? बात समझ पा रहे हो सब लोग? क्या किया? राउंड अप नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? उन्होंने देखो कहा है कि इट्स सॉल्बिलिटी इन इतने पॉइंट। अब सोल्यूशन कौन सा ये नहीं पता, ये तो समझ गया कि कॉमन आयन है, मगर यार सोडियम का कौन सा आयन कॉमन है ये नहीं पता है। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि सोडियम सल्फेट में है, क्योंकि कुछ मिसिंग है। बात समझ पा रहे हो कि वो पूछ रहा है इसकी सॉल्बिलिटी 0.01 सोल्यूशन में बताओ, मगर वो सोल्यूशन कौन सा है? इस सोल्यूशन में तो बताएंगे वो वाटर का सोल्यूशन है, सिर्फ वाटर है, या कुछ और है। ठीक है ना? तो मैंने अपनी तरफ से सोडियम सल्फेट मान के सॉल्व किया है, तो सोडियम सल्फेट के मान के सॉल्व करने पर यह आंसर आ रहा है। ध्यान रखिए, मैंने अपनी तरफ से सोडियम सल्फेट मानकर सॉल्व किया है। हाँ, थोड़ा सा गलत है कैलकुलेशन यहां पे, ये आएगा 10 की पावर 6। ठीक है, बात समझ गए कैसे किया? भाई आपने कैंडियम सल्फेट को कॉमन आयन में डाला, तो जब कैंडियम सल्फेट को कॉमन आयन में डाला तो सल्फेट आयन तो पहले से थे, क्योंकि मैंने यहां सोडियम सल्फेट लिखा, तो सल्फेट आयन तो पहले से ही थे, तो सल्फेट आयन पहले से थे, तो इसकी सॉल्बिलिटी इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई। सॉल्बिलिटी वाला फार्मूला लगा दिया, हायर पावर को छोड़ दिया, हायर पावर को छोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया। कर लोगे? देख लो। अच्छा, अब और आगे आ जाओ भाई। ठीक है, करते हैं। द KSP ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इज Bi2S3 is 1.08 into 10 की पावर -73. द सॉल्बिलिटी ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इज। अब यार ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है। आपको इसकी सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो ये क्या हुआ? बिस्मथ कितने हैं? 2। सल्फाइड कितने हैं? 3। सल्फाइड के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो बिस्मथ के ऊपर 3 चार्ज होगा। सॉल्बिलिटी 0, 0, 2s, 3s। तो KSP बना जाके
2s का क्यूब 3s का क्यूब। KSP की वैल्यू डाल दो। KSP इक्वल टू दिया है 1.08 इंटू 10 की पावर -73। ये कितना हुआ 4 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 27 इंटू क्यूब। अब डिवाइड कर लो यार, 108 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 27, 1 आ रहा है। 1 इंटू 10 रेस्ट की पावर 75 इंटू 10 की पावर 5 s की पावर 5। इसको मैंने 108 बना दिया था, तो 108 बनाओगे तो उधर किधर चला जाएगा, 75 चला जाएगा, है ना। अब s की वैल्यू निकाल लो, तो यार 1 इंटू 10 की पावर -75 का 1/5। अब बताओ क्या आएगा। बताइए सब लोग कैसे करना है। तो 75 का 5 15 इंटू 5 होता है, तो 1 इंटू 10 की पावर -15 आ रहा है। ऐसा कोई आंसर है? ये आंसर है 1 इंटू 10 की पावर -15। चलो यार आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 50 ml of 0.1 molar acetic acid is being titrated against 0.1 molar NaOH. When 25 ml of NaOH have been added, the pH of solution will be। अब देखो सबसे पहली बात आप ये ध्यान दो, आपने एस्टिक एसिड में NaOH मिलाया है, तो ये वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बफर का केस है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। मैंने ये पढ़ाया है, आप चेक करना, CSD में नोटबुक में सारे केस कराए हैं। यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कितनी चीजें बना सकता है, इतनी चीजें बना सकता है। बफर बना सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बना सकता है, बेस का केस बना सकता है, प्योर बेस का केस। अब क्या बनेगा वो तो देखना पड़ेगा। तो M इंटू वी करके इसके मोल निकालो 5 मिलीमोल। अब इसका कितना है 25 इंटू 0.1 करो 2.5 मिलीमोल। तो देखो 1:1 की रिएक्शन है, बफर बनना है। ये कितना आएगा 2.5। LR ये है ना, देखो इसकी वैल्यू कम है तो ये LR है, LR से कंपेयर होगा। तो जब इसका एक खर्च होता है तो इसका एक खर्च होगा, जब इसका 2.5 खर्च होगा तो इसका भी 2.5 खर्च होगा। बचेगा कितना, ये कितना बचेगा 0। ये कितना आया 2.5। तो अब मेरे दोस्त ये बचा आपका एसिड और ये बचा एसिड का सॉल्ट, तो ये क्या बना बफर बना। बफर बना तो बफर वाला फार्मूला लगा दो। पी के ए की वैल्यू कितनी है देख लो, सॉल्ट कितना है इसका मतलब क्या है, क्यों log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये आ रहा है 476। क्लियर है सबको। तो समझ गए कितना आ गया आंसर। ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब वो पूछ रहा है पीएच ऑफ 0.001 मोलर M NaOH सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल लेना चाहिए। ये 10 की पावर -3 मोलर NaOH पूछ रहा है, तो आपको पता है कैसे करना है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी OH आयन आए, मतलब बेसिक सोल्यूशन का पीएच पूछे तो पहले POH निकालो। POH इक्वल टू -log 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -7। मैंने ये पढ़ाया था आपको। यदि आपको याद हो कि POH का फार्मूला आप ऐसे लिखा करो, ऐसे। यदि OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी हो या बराबर हो तो ये फार्मूला वैलिड है, और यदि बड़ी है तो 10 की पावर -7 को छोड़ सकते हो। तो यार ये वैल्यू तो बड़ी है तो 10 की पावर -7 को
छोड़ सकते। ठीक है, तो छोड़ दिया तुमने। अब जब छोड़ दिया तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्बिलिटी किसमें मैक्सिमम होगी? कॉमन आयन इफेक्ट आने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। यहां देखो कॉमन आयन है तो ये आंसर नहीं हो सकता। कॉमन आयन इफेक्ट आने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। यहां देखो सिल्वर आयन कॉमन है तो ये भी नहीं हो सकता। यहां Cl आयन कॉमन है, ये भी नहीं हो सकता। तो बस वाटर में सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कॉमन आयन आने से सॉल्बिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्यों? आप प्रोडक्ट मिला रहे हो, प्रोडक्ट मिला रहे हो तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? पीछे, और इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा तो क्या होगा? सॉल्बिलिटी कम हो गई, क्योंकि पीछे तो प्रेसिपिटेट है ना। आप ऐसे कर रहे हो ना, ये देखो। अब इसमें कॉमन आयन मिला रहे हो तो कॉमन आयन क्या है? प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है। 20 ml 0.1 molar NH4OH is mixed with 50 ml 0.05 m HCl. The pH of mixture is nearest. अब देखो वीक बेस है और इसमें आप मिलाकर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो बफर बनेगा या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो यार इस तरह से होगा, ऐसे। अब इसकी वैल्यू डाल दो, 2 मिलीमोल आ गए। इसके m इंटू वी करो तो 40 इंटू 5 कितना होता है? 200। तो 200 में 2 जीरो हटा दो तो ये भी 2 आ गया, 0 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 मिलीमोल आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो? सिर्फ सॉल्ट बच रहा है। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। क्यों? सिर्फ सॉल्ट बच रहा है। ये देखो, और सॉल्ट क्या है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो पीएच 7 से कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा। तो ये फार्मूला लगेगा। माइनस पी के बी की वैल्यू बताओ, कहीं दी है? माइनस पी के बी की वैल्यू, ये 5 आ गई। इन्होंने ये दी है, देखो 1 इंटू 10 की पावर -5, तो 5 आ जाएगा। अच्छा, 1/2 लॉग सी की वैल्यू बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है और यहां मोल लिखे, क्योंकि m इंटू वी कर दिया था। तो 20 ml ये और 40 ml ये मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 60 ml। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बनाना है, मोल नहीं डाले जाते हैं, कंसंट्रेशन डाला जाता है। तो 1/30 आ गया, है ना। तो ये 1/30 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो पीएच आ जाएगा। पीएच कितना आ जाएगा तो देख लेते हैं यार। ये 2.5 माइनस हो गया तो 5 से 2.5 माइनस हुआ तो 4.5। ये देखो, ये बात तो कंफर्म है कि 4 से कम आएगा, तो ये दोनों तो उड़ा दो और ये भी कम कर दो। क्यों? log 1/30 लिखा है, उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। log 1/30 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि log 10 की 1 होती है और ये log 10 से छोटा लिखा है। छोटा लिखा है तो पॉइंट में आएगी, और पॉइंट में आएगी तो एक कम कैसे होगा? यही आंसर आ रहा होगा। बात समझ पा रहे हो भाई? समझ पाए ना मैंने क्या लिखा है ना। तो अप्रोक्सीमेट मैंने निकाल दिया है, यही आंसर आ रहा होगा। वैसे तो वो log 11, log 7, log 5, log 3, log 2 सबकी वैल्यू दे रखी है। इतना कुछ अपने पास तो नहीं आ रहा है यार। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। 2 आ गया और 40 इंटू 5 200। 200 में 2 जीरो मारे, इसमें 1 जीरो कम किया तो 2 आया, उसमें 2 जीरो कम करोगे तो 2 आ जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन गया। 7 माइनस आप पीके, पीके की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। log 2 की जरूरत नहीं है। 1/2 log सी, log 3 की वैल्यू लग जाएगी। अच्छा, उसने शायद सारी वैल्यू दे दी होंगी। चलिए बच्चों, उसने दे दी होंगी वैल्यू, उनकी जरूरत अपने को उनकी जरूरत अपने को नहीं है। K1 K2 K3 आर्दर करो। अब जरा मैं पानी पीता हूं, करिए सब लोग।
K1, K2, K3 are the respective ionization constant of the following reaction. The relationship between K1, K2, K3 इजी है, आपको पता है। रिएक्शन को मैथ के हिसाब से सॉल्व करो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इसका Ka1 है, इसका K2 है, इसका K3। इन दोनों को जोड़ने से ये आ जाता है, A प्लस बी को जोड़ोगे तो C आ जाएगा। तो जब रिएक्शन जोड़ते हैं तो K क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो K3 इक्वल टू K1 प्लस K2, ये 3 लिखा होगा, है ना। K3 इक्वल टू K1 प्लस K2, क्लियर है, कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए। क्लास 12th स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच इतना बाय देयर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, बफर सोल्यूशन बनाया है 8.26 का। द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू बी डिजॉल्व बाय द स्टूडेंट इज 0.m अमोनिया सोल्यूशन टू मेक 1 लीटर ऑफ बफर। तो क्वेश्चन हो गया, देखो बेसिक बफर है, आपको ये सॉल्ट हो गया वीक एसिड का। अमोनिया का मतलब क्या होता है, पानी में अमोनिया डालो तो NH4OH हो गया, तो ये सॉल्ट है। तो ये बेसिक बफर का फार्मूला है, तो बेसिक बफर का फार्मूला लगाओगे, क्यों, क्योंकि भैया बेसिक बफर बना है। ऐसे अब पीएच की जगह क्या लिख दोगे, 14 माइनस पीएच, पीओएच की जगह। अब दोस्त देखो, तो ये तो 14 हो गया। अब पीएच की वैल्यू कितनी दी है, 8.26। पीके भी कितना दिया है, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, जरा सॉल्ट देखो, द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन, तो सॉल्ट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने निकाला भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस 0.2 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो यार। तो भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस करो बच्चों, तो 5.74 इक्वल टू ये प्लस लॉग। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, सॉल्ट माइनस लॉग 0.2, सॉल्ट माइनस 0.2। इसको इधर ले आओ, तो ये बच्चा 1, ये बच्चा ऐसे। अब log 2 को क्या लिख दोगे, ये देखो, तो ये 1, ये सॉल्ट, और log 2 की वैल्यू 0.3 और log 10 की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कट गया, तो सॉल्ट इक्वल टू आ गया 0.3। तो 0.3 को log 2 लिख लो, log log कट जाएगा, तो सॉल्ट की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये 2 कंसंट्रेशन आया है और वो पूछ अमाउंट रहा है। देखो वो कह रहा है अमाउंट ऑफ कितना, तो यार कंसंट्रेशन को अमाउंट बना लो। देखो कंसंट्रेशन को अमाउंट कैसे बनाओगे, फार्मूला लिख देता हूं, मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। तो मोलारिटी निकल के आई 2, मोल निकालना है और लीटर कितना है 1 लीटर का बफर सोल्यूशन बना रहे हो, ये देखो कितना बफर बना रहे हो 1 लीटर का, तो मोल कितने आ गए 2 आ गए। अमाउंट निकाल लो, मोल में क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, जरा देखना NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 53.5, तो ये आ गया 106 107, ये आंसर आ गया 107 आंसर आ गया। बात समझ पाए कैसे किया। अब इस क्वेश्चन को करो, Ka फॉर ब्यूटेरिक एसिड C3H7COOH इज इतना, द pH ऑफ 0.m सोल्यूशन ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज। अब देखो यार
आपको पता है ये वीक एसिड है, क्यों? क्योंकि सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। तो एचाइन का कंसंट्रेशन निकाल लो, ये देखो, तो ये ऐसे होगा, ऐसे C00, C1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। क्लियर है? अब एचाइन कंसंट्रेशन कितना आया? C अल्फा। अब यदि अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म है, क्यों? कंसंट्रेशन तो दिया है 0.2। भाई पीएच निकालने के लिए एचाइन चाहिए, तो देखो कैसे निकालोगे? अल्फा की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है, मगर ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 हो। तो पहले चेक करना पड़ेगा क्या 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 हो सकता है। तो के की वैल्यू डालो, और ये सी है, सॉरी, है ना, √K/C, सी की वैल्यू डालो, तो ये आ गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻3। तो अल्फा बहुत छोटा है, तो ये फार्मूला वैलिड है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो 1 - अल्फा को 1 मान सकते हैं, तो ये फार्मूला वैलिड है। तो बस इससे अल्फा निकाल दो। ये आ गया। अब पीएच क्या आएगा? तो पीएच सॉल्व कर लो यार, कर लोगे? एचाइन आ गया, लॉग मार दो। फोर -log2, तो 4.3 आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो 43 × 10⁻⁻1। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 43। आप ये बात समझ पा रहे हो? भाई अल्फा इस फार्मूले से तब निकलता है जब अल्फा की वैल्यू <<1 मानी जाए, मतलब बहुत छोटी मानी जाए। और ये हम ये रफ वर्क से निकालते हैं। यदि यहां पर अल्फा की वैल्यू 5% से कम आ रही है, 3% से कम आ रही है, 5% से कम आ रही है, तो ये फार्मूला सही मानते हैं। यदि इसकी वैल्यू 5% से ज्यादा आ रही है तो फिर हम क्वाड्रिक इक्वेशन से निकालते हैं, है ना? बात समझ पा रहे हैं कैसे करना है? इस बात को समझ गए? चलो अब इस क्वेश्चन को करो। 200 ml 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml 0.01 H2SO4 solution. The pH of mixture is। अब दो एसिड का मिक्सचर है, तो भाई देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टोटल एचाइन कंसंट्रेशन, एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा? मोल अपॉन वैल्यूम। गौर सुनना, यहां से कितने मोल एचाइन आए? m/v करो, डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना। यहां से इतने मोल एचाइन आए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक है, प्लस यहां से कितने एचाइन आए? m/v करो, इंटू 2। m/v करने से H2SO4 के मोल आएंगे, और हमें H2SO4 के नहीं रखने, एचाइन के रखने। तो 2 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक H2SO4 में 2 एचाइन है, तो जितने H2SO4 के मोल आएंगे उससे डबल आएंगे। तो m/v किया, H2SO4 के मोल आ गए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एचाइन के मोल आ गए। तो ये देखो मिली मोल आ गए सबके, टोटल एचाइन आ गया। दोनों को मिलाओगे ना, दोनों को मिलाओगे तो टोटल एचाइन इतने हो गए। वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml, 400 ml, 600 ml। अब कट्टम काट खेल लो, ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 8, ये हो गया 600। ये देखो, तो एचाइन इक्वल टू कितना आ गया? इसको हम ऐसे लिख लें, 1 4 36 इंटू 10⁻⁻2, तो 16 इंटू 10⁻⁻3। अब वो क्या कह रहा है? द पीएच, पीएच यार निकाल लेना, अब कर लोगे ना?
कैसे करोगे? pH इक्वल टू माइनस लॉग 16 इंटू 10 की पावर -3, तो 3 माइनस लॉग 16। तो इसको क्या करें? 2 की पावर 4 कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 आगे आ जाएगा, 2 यहां रह जाएगा, और 2 की वैल्यू डाल दो 0.3, तो 0.3 1.2, तो 2.8 आ रहा है, ये अप्रॉक्स 3 मान सकते हो यदि इंटीजर में पूछ रहा है तो, अप्रॉक्स 3। ठीक है, कर लिया सभी बच्चों ने? कर लो जल्दी से, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें आंसर लिखे तो है यार, हम वहां क्यों भर रहे हैं? 2.8 तो कहीं नहीं आंसर आ रहा है। हाँ, ये गलत सॉल्व भी तो है। यदि 3 से ये माइनस करोगे तो यार 1.8 आएगा, है ना, 1.78 ये आंसर है। इतना ब्लंडर कैसे कर लेता हूं मैं? ठीक है, ये आंसर है। अब जरा देखो यार, अब होमवर्क और ये थैंक यू। अब देखो, आप सभी बच्चों को बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं, आप सभी बच्चों को बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि भाई पढ़ाई करते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो, खूब धमाके से क्वेश्चन लगाओ, फार्मूला रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, खूब धमाके से क्वेश्चन लगाए, और उस दिन तक हार नहीं मानोगे जिस दिन तक पेपर दे के नहीं आ जाते। आपका काम है अपने लेवल पे बेस्ट करना। हमें यह नहीं देखना है कि हम दूसरे से कंपेयर करें, हमें अपना बेस्ट करना है, हमें दूसरे से कंपेयर करना नहीं है, हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना बेस्ट करना है। तो आप लोग सिर्फ अपना बेस्ट करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा, बाय बाय बच्चों।